रविवार को शराब पार्टी के बाद दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दिन और रात में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में बेटा के मुस्तफापुर निवासी नितिन कुमार की मौत हो गई है, जबकि विजय और सन्नी घायल हैं। घटना स्थल से शराब की बोतलें और 6 से अधिक खोखे बरामद हुए हैं। परिजनों ने जेपी के बेटे पर आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो दानापुर से ये बड़ी खबर, जहां दो गुटों में जमकर गोलीबारी चली हुई है। 12 राउंड से अधिक फायरिंग यहां पर की गई है। बता दें कि शराब पार्टी के बाद दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। अमरजीत शर्मा न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमरजीत, गोलीबारी के बाद से किस तरीके के हालात, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस अब तक कर पाई है? जी देखिए, पुलिस अभी उन अपराधियों को जिसने गोली चलाई उसकी तलाश में जुटी हुई है, सीसीटीवी तलाश कर रही है। और इस मामले में क्योंकि दो गुटों में ये मामला हुआ था और दो गुटों का जो है दो गुटों में गोलीबारी हुई है। कई एक युवक थे जो इसमें शामिल थे और इसमें दो लोग और भी घायल हैं, तो उनका इलाज भी चल रहा है। तो अभी पुलिस पूरी तरह से जो है इस मामले में जो है उन युवकों की तलाश कर रही है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन प्रयास कर रही है पुलिस। रात में ही जहां पर गोलीबारी हुई, जहां पर गोली लगी युवक को जिसकी मौत हुई, वहां पर शराब की बोतलें भी मिली हैं और शराब पार्टी करने के बाद जो है गोलीबारी की गई और उसी में जो है इसकी मौत हुई है और दो लोग घायल हुए हैं। तो अभी जो घायलों का इलाज चल रहा है एक पीएमसीएच, एक निजी नर्सिंग होम में, और जो है पुलिस अभी इस मामले में उन लोगों को तलाश कर रही है जिसने जो है गोलियां बरसाई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। नाम घर पर नहीं था, हम काम करके आए शेरपुर से। 7 बजे के आसपास हमको मैसेज मिला कि आपका भगना के जो नल्ला पर जो है गोली मार दिया। तो हम आए तो देखे उसी, फिर अपना सब कोई मिल के अपना थाना को फोन किए तो आए तो उस व्यवस्था में लगे हुए। क्या हमें कारण पता चला? कारण कुछ नहीं पता चला हमको। गोलीबारी की बात सामने आ रही है। दानापुर थाना क्षेत्र के ताराचक में एक गोलीबारी की घटना घटित हुई है और इसमें एक युवक नितिन कुमार जिसकी उम्र 16 वर्ष है, इसको गोली लगी है और इलाज के लिए इसको अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया था और इसकी डेथ हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। और आरंभिक अनुसंधान में यही पता चला है कि दो गुटों के बीच झगड़ा था और आपसी बातों को लेकर इनके बीच में दिन में भी झगड़ा हुआ था और उसी में फिर शाम को इनके बीच में फायरिंग हुई है। आज दानापुर थाना अंतर्गत ताराचक में एक लड़का है नितिन नाम से, उसका किसी जो साथी हैं, दोस्त वगैरह हैं, अभी प्रथम दृष्टया यही नज़र आ रहा है कि उन्हीं ने आपस में कुछ विवाद हुआ उनके बीच में और उसने गोली चला दी। गोली चलने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो डेड बॉडी को अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके अलावा और जो स्पॉट पे हमने और छानबीन की है उसमें कुछ क्लूज आ रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग जिसने गोली चलाई है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और अगली बड़ी खबर अरवल से है, जहां डीएसपी आवास के पास सोन नहर में एक गाड़ी के बेकाबू होने से बड़ा हादसा हो गया। दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति को किसी तरीके से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार पटना के बेहटा थाना अंतर्गत अमहारा गांव से 5 लोग कार पर सवार होकर अरवल जा रहे थे। वापसी के दौरान शार्प टर्न होने की वजह से उनकी गाड़ी सोन नहर में जा गिरी, जिसमें कि 4 लोगों की दम घुटने से जान गई है। एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। मृतकों में अमहारा के ऋषांक कुमार, कंकड़बाग के अमन कुमार, बघाकोल के मनोज कुमार और एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। अनिरुद्ध ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कैसे ये घटना हुई और अभी क्या स्थिति है? यहाँ सफारी गाड़ी पर सवार होकर के पटना के अमहारा इलाके से 5 लोग गाड़ी पर सवार होकर वापस यहाँ जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए आए थे, लेकिन अचानक जनप्रतिनिधि का कार्यक्रम रद्द हो गया। जो वापस घर लौट रहे थे, तभी डीएसपी आवास के पास सोन नहर में उनकी गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। एक जो रोहित कुमार जो है वो अमहारा का रहने वाला है, वो किसी तरह से बचाया गया है। रात्रि होने की वजह से किसी प्रकार से रेस्क्यू जो है टाउन थाने की पुलिस और डीएसपी कुमार संजय की मदद से किया गया है। फिलहाल जो है चारों को रेस्क्यू करके
लाया गया है सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया, अभी पोस्टमार्टम नहीं कराई गई है। लेकिन 4 लोगों की मौत की घटना की जानकारी है। 4 लोग मौत है, चारों पटना जिले के रहने वाले हैं, जिसमें अधिकांश जो है 2 लोग अमहरा के रहने वाले हैं। फिलहाल जो है इनकी पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। उनके परिजन यहाँ पहुंचे हैं और उसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बक्सर से, जहां एक मोटर गैराज में लगी भीषण आग की चपेट में आने से गैराज में खड़ी 5 गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने से लाखों रुपए मूल्य का सामान खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। तो आग लगने से 5 वाहन जलकर राख हो गए हैं। अगलगी के बाद देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। लाखों रुपए का सामान खाक हो गया है, नुकसान बड़ा है। हालांकि किसी के हताहत जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। और मधुबनी से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां खजौली थाना क्षेत्र में बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इस घटना में मंत्री बाल बाल बचे हैं। हालांकि उनके काफिले की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त है। जानकारी के अनुसार गांव के एक निवासी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। मंत्री मृतक के परिजनों से मुलाकात करने गांव पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और कुछ उग्र लोगों ने मंत्री के काफिले को घेर लिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों प्रशासन की तत्परता से मंत्री को सुरक्षित वहां से निकाला गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान हो रही है। मधुबनी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रम संसाधन मंत्री की गाड़ी पर हमला किया गया है। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसके परिजनों से मुलाकात करने के लिए मंत्री पहुंचे थे, लेकिन लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर था कि कार्रवाई नहीं हुई और उसी वक्त मंत्री के काफिले को घेर लिया गया। गाड़ी के शीशे तोड़े गए। मृतक के परिजनों से मिलने के लिए जब मंत्री पहुंचे थे उसी वक्त ये घटना हुई। हालांकि अब लोगों की पहचान की जा रही है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने मंत्री के काफिले को घेरा, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। उनसे परिवार से मिलने गए हुए थे। उनसे परिवार से मिलके जब वो वहाँ से आ रहे थे तो उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उनसे कुछ अनुचित डिमांड करने लग गए वो लोग। और जब मंत्रीगण के द्वारा उनको समझाया गया तो वो वहाँ से उनके जाने की, जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कुछ महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया और उसमें कुछ महिलाओं ने पत्थर चला दिया, जिससे कि माननीय मंत्री जी की जो गाड़ी थी उसके पीछे का शीशा फूट गया। बात खान सर उर्फ फैजल खान की। एफआईआर के 2 दिनों बाद भी फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हुई। फैजल खान के वकील सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं आज। वहीं पटना पुलिस फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दी है। पटना एसएसपी ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम में टाउन डीएसपी मौजूद हैं। इसके साथ कदमकुआ थाना प्रभारी हैं, पीरबहोर थाना प्रभारी और गांधी मैदान थाना प्रभारी शामिल है। 5 सदस्यीय टीम फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। फैजल खान पर बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। कदमकुआ थाने में सुरक्षा गार्ड के बयान के बाद केस दर्ज किया गया था। और खान सर उर्फ फैजल खान एक तरफ पुलिस से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज पर भी ताला लग सकता है, क्योंकि खान सर की कोचिंग में छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है बिहार के अग्निशमन विभाग का। दिखाते हैं आपको इसी पर रिपोर्ट। उस भवन को खाली कराते हुए सील कराने की जो अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। खान सर उर्फ फैजल खान पर तो गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अब उनके खान ग्लोबल स्टडीज पर भी ताला लग सकता है। खान ग्लोबल स्टडीज में हजारों छात्र बैच में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने आते हैं, लेकिन खान सर के इंस्टीट्यूट में छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों की जिंदगी की अनदेखी हो रही है। यह दावा है अग्निशमन विभाग का।
अग्निशमन विभाग ने खान ग्लोबल स्टडीज की जांच करने के बाद इंस्टीट्यूट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी को लेकर विभाग ने कोचिंग सेंटर को नोटिस भेजा और 1 हफ्ते के भीतर सभी गाइडलाइन का अनुपालन करने के निर्देश दिए। सुरक्षा के मानकों को पूरा नहीं करने पर खान ग्लोबल स्टडीज के अस्पताल और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा। में यह पाया गया है कि यहाँ फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक में 25,000 लीटर का उनका ओवरहेड टैंक होना चाहिए, वो मात्र 5,000 लीटर का है। फायर अलार्म सिस्टम नहीं है इनके यहाँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज पाई गई है कि इनके यहाँ इंटरनल 2 सीढ़ी है, एक्सटर्नल 2 सीढ़ी है। एक्सटर्नल 2 सीढ़ी की पहुंच मात्र फर्स्ट फ्लोर तक है और इंटरनल 2 सीढ़ी की पहुंच तो सभी फ्लोर पे है, परंतु इसकी जो चौड़ाई रिक्वायर्ड होती है वो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है। हम लोगों ने 7 से 10 दिन का भी उनको समय दिया है और इस 7 से 10 दिनों में अगर वो अनुपालन नहीं किया जाता है तो अपने अधिनियम और नियमावली की अग्रतर कार्यवाही के तहत कारण परीक्षा उनसे की जाएगी और उनका कारण परीक्षा अगर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उस भवन को खाली कराते हुए सील कराने की जो अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो क्या खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की जिंदगी खतरे में है? क्योंकि अग्निशमन विभाग के मुताबिक फैजल खान की कोचिंग में फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। ओवरहेड टैंक मात्र 5,000 लीटर का है। ओवरहेड टैंक 25,000 लीटर का होना चाहिए। पानी की सप्लाई के लिए पंप की व्यवस्था नहीं। फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल 2 सीढ़ियां हैं। एक्सटर्नल 2 सीढ़ियों की पहुंच फर्स्ट फ्लोर तक ही है। इंटरनल सीढ़ी की चौड़ाई मानक के अनुसार नहीं है। इधर मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी साफ कर दिया है कि जो भी फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेगा उस पर कार्रवाई होगी। चाहे वो अस्पताल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, इस तरह के जो भी संस्थान हैं जहां की कॉमन प्लेस है, लोग वहां पर रहते हैं, वैसे जगह को चिन्हित करके और पूरे मानक जो फायर सिक्योरिटी का मानक है उस मानक को ध्यान देने की आवश्यकता है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग में फायर विभाग की टीम की जांच के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर पटना के इतने बड़े कोचिंग संस्थान में छात्रों की सुरक्षा के साथ अनदेखी क्यों हो रही थी? क्या छात्रों के लिए पैसे देकर कोचिंग में पढ़ाई मजबूरी बन गई है? छात्रों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। छपरा से बड़ी खबर, जहां 7 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचला है। सड़क किनारे सो रहे लोगों को कुचला है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मशरक थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर छपरा से, जहां 7 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल डाला। सड़क किनारे सो रहे लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मशरक थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो छपरा से ये बड़ी खबर, जहां 7 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचला है। सड़क किनारे सो रहे लोगों को कुचला है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मशरक थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ा हादसा। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। संतोष, जो ट्रैक्टर से कुचले गए हैं उनकी हालत सामान्य है, क्या स्थिति है और क्या पूरा हादसा? देखिए, लगभग 7 लोग ट्रैक्टर की चपेट में आकर जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है और प्राथमिक उपचार के बाद उनको छपरा रेफर किया गया है। मैं बता दूं कि रात ये लगभग 12 बजे की घटना है। सभी लोग दलित इलाके के लोग हैं, मशरक के दलित इलाके के लोग हैं ये, और बिजली कटने के कारण ये लोग सभी लोग सड़क किनारे आकर के सो गए थे। जो फुटपाथ होता है उसके ऊपर सो गए थे। तभी इस बीच एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के सभी लोगों को चलते हुए आगे चला गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उस ट्रैक्टर को पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर भागने में सफल रहा है। बताया जा रहा है कि जो सभी 7 लोग हैं उनको वहां पे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छपरा रेफर किया गया और उसमें से 4 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और कोडवर्ड यानी कि वो गुप्त शब्द जिसका इस्तेमाल अमूमन सेना करती है ताकि दुश्मन देश सीक्रेट प्लान को समझ ना पाए और देश की सुरक्षा अभेद रहे। लेकिन सोचिए, जब देश की सुरक्षा के लिए बिना किसी तरकीब का इस्तेमाल एक महाठग अपने काले कारनामे को छिपाने के लिए करने लगे तो मामला कितना गंभीर हो जाता है। इस रिपोर्ट से समझिए क्या है पूरा मामला। ये है महाठग ऋषुश्री, नाम तो सुना ही होगा।
टेंडर घोटाले का वो शातिर खिलाड़ी जिसने सिस्टम की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का एक ऐसा मकड़ जाल बुना जिसे देखकर अच्छे अच्छे जासूस भी चकरा जाए। लेकिन अब इसके काले साम्राज्य का वो पन्ना खुला है जिसे सुनकर जांच अधिकारी भी दंग है। आमतौर पर कोडवर्ड शब्द सुनते ही हमारे जहन में सेना की वो जाबाजी याद आती है जहां देश के दुश्मन को चकमा देने के लिए सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेना के इन गुप्त शब्दों का मकसद होता है देश की रक्षा और मिशन की कामयाबी, ताकि सरहद पार बैठे दुश्मन हमारे इरादों की भनक तक ना पा सके। लेकिन अफसोस, देश की सुरक्षा वाली इस अचूक तरकीब की नकल ऋषुश्री ने अपने गोरख धंधे को छुपाने के लिए की। ऋषुश्री का सबसे बड़ा और गुप्त कोडवर्ड था आम। जी हाँ, वही आम जिसे फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन ऋषुश्री की काली डायरी में इस आम का मतलब बेहद खास और खौफनाक था। हमारे हाथ में जो दस्तावेज है इसको पहले आप देख लीजिए। ये जो है व्हाट्सएप चैट जो है सदाब कुमार के और ऋषुश्री के बीच किए हुए बताए जा रहे हैं और इसमें जो है साफ तौर पे लिखा है कि आज मैंगो नहीं लेना है, कल लेना है। टू विच सदाब खान रिप्लाई ओके। यानी कि कोडवर्ड में आम के जरिए जो है वो ऋषुश्री बात कर रहा है। यह आम जो है जिसकी चर्चा की जा रही है, इसको खान के द्वारा जो है सदाब खान के द्वारा जो है दिल्ली में डिलीवर करवाना था। ऋषुश्री ने सोचा था कि कोडवर्ड अपनाकर वो कानून की नजरों से हमेशा बचा रहेगा, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। अब इस पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ने के लिए एसबीयू मैदान में उतर चुकी है। अब ऋषुश्री के इस आम कोडवर्ड के पूरे शब्दकोश को खंगाल रही है कि आखिर इस आम की आड़ में कौन कौन से खास चेहरे छिपे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट। आज बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। विधान परिषद की 10 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि एक सीट महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। आज बीजेपी से 4 उम्मीदवार नामांकन करेंगे। पार्टी ने 4 सीटों के लिए भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह, इसके साथ साथ संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ जेडीयू ने निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद उम्मीदवार हैं। सभी उम्मीदवार आज नामांकन का पर्चा भरेंगे। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरबी ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को मैदान में उतारा है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी अब तक अपने एकमात्र उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला नहीं कर पाया है। सामाजिक समीकरण की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर कुल 8 प्रत्याशियों में 2 सवर्ण, 3 पिछड़ा और 3 अति पिछड़ा को मौका दिया गया है। बीजेपी की ओर से एक महिला को भी प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि जेडीयू ने 2 महिलाओं को मौका दिया है। और वहीं बिहार में लालू राबड़ी की सुरक्षा घटाने के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी नेता और कार्यकर्ता सुरक्षा प्रहरी बनकर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि आरजेडी बेकार की सियासत कर रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये लोग न सुरक्षा छोड़ने वाले हैं, न ये लोग आवाज छोड़ने वाले हैं। हम इनके सुरक्षा में पहरेदारी करते रहेंगे। ये तस्वीर है राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के गेट की, जहां सुरक्षा कर्मियों की जगह आरजेडी कार्यकर्ता और नेता राबड़ी आवास की सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं। आवास के गेट पर आरजेडी नेता और कार्यकर्ता डटे हुए हैं। सभी नेता गेट पर सुरक्षा प्रहरी बने हुए हैं और इसको लेकर रोस्टर भी जारी किया गया है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस के बाद बिहार की सियासत गर्म ही थी कि अब लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती पर सियासत तेज हो चुकी है। पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा वापस की, फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी। अब आरजेडी ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। जब तक हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ बिहार की सरकार और देश की सरकार इंसाफ नहीं करेगी, तब तक हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हम इनके सुरक्षा में पहरेदारी करते रहेंगे। राबड़ी देवी के बंगले और सुरक्षा में कटौती को लेकर सुलगी सियासत के बीच एनडीए आरजेडी पर हमलावर है।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने ये कहा, अगर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें सरकारी आवास भी खाली कर देना चाहिए। आरजेडी नेताओं को सरकारी आवास और सुरक्षा से विशेष लगाव है, तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, सुरक्षा घटती और बढ़ती रहती है। ये लोग न सुरक्षा छोड़ने वाले हैं, न ये लोग आवास छोड़ने वाले हैं। 2018 में भी इन लोगों ने ऐसे कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। अरे तो जो लोग और ज्यादा स्टेटस सिंबल के नाम पर चाहते हैं 10-10, 12-12 भला कमांडो आगे पीछे चले, ये सब होने वाला नहीं है। सुरक्षा समिति इस बात को देखती है कि किनको कितने सुरक्षा की आवश्यकता है और उनके साथ क्या खतरा है। इसीलिए अगर लालू जी को, राबड़ी जी को या किसी भी नेता को इस बात का एहसास है कि उनको खतरा है, वो फिर से लिख करके देंगे, सुरक्षा तुरंत चला जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को सरकार ने कुछ नेताओं की सुरक्षा में संशोधन का आदेश जारी किया। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा में कटौती की गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजश्री यादव की सुरक्षा व्यवस्था भी नए नियमों के अनुसार तय की गई है। तेज प्रताप को पहले A कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें एक अंगरक्षक मिलेगा। सांसद मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा मिलेगी, तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को भी एक सुरक्षा कर्मी मिलेगा। सरकार के निर्णय के बाद सियासत तेज है। लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा वापस कर विरोध जताया, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और चलिए छोटे से ब्रेक